हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज गाइज हम लोग अपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर फोर थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ने वाले। थर्मोडायनेमिक्स का ये अपना पार्ट 1 है पूरा वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, इतना बेसिक जो आप लोगों ने चैप्टर अपने 9th से 10th से 11th से सारी चीजें बेसिक से लेके हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप लोगों के लिए एक फैक्ट बता दूं कि ये चैप्टर सेम आप लोगों को केमिस्ट्री में भी है। थोड़े बहुत वहां पे जो लॉज रहेंगे वो बॉन्ड वगैरह से रिलेटेड, एंथैल्पी वगैरह वहां पे रहेगी। और यहाँ पे जो है ये फिजिकली जो भी बॉडी होती है, फिजिकली ये सारी चीजों से यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स अपना रहेगा फिजिक्स में। ठीक है, तो ये है चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 थर्मोडायनेमिक्स का, क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड का। ओके, आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो यहाँ पे कांटेक्ट करो, या तो मेल करो या तो फिर टेलीग्राम ऐप में आप सीधा जाओ, न्यू इंडियन एरा सर्च करो, आपको सारा हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले ना हम लोग कुछ वर्ड्स के मीनिंग को जानेंगे, उसके बाद हीट वगैरह सारी चीजें समझेंगे। ओके, सो सबसे पहले ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे लिखा है थर्मो। तो थर्मो का मीनिंग होता क्या है सबसे पहले ये जान लो। ठीक है, थर्मो इस वर्ड का मीनिंग क्या है? तो इस वर्ड का मीनिंग होता है हीट। क्या होता है इस वर्ड का मीनिंग? हीट। और दूसरा वर्ड है अपने पास, जो दूसरा वर्ड है यहाँ पे डायनेमिक्स। क्या यहाँ पे वर्ड? डायनेमिक्स। ठीक है, तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है ध्यान देना। इस वर्ड का मीनिंग होता है यानी कि मूविंग या मूव करना। ठीक है, टू मूव, ये होता है डायनेमिक्स मीन्स। ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक दो चीजें होती है इंग्लिश के वर्ड, जिसमें से स्टैटिक मतलब फिक्स होता है, डायनेमिक्स मीन्स मूव करना होता है, और मोशन। ठीक है, इस तरह याद रखना अच्छे से। ये यहाँ पे इसके दो मीनिंग है, यानी कि जो हीट है वो क्या रहेगी? मोशन में रहेगी। तो उस टाइम पे जितने भी प्रोसेस होंगे, जितने भी लॉज क्रिएट होंगे, जो भी चीजें होंगी, उसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आएगा। ये टॉपिक्स, जो भी चीजें होंगी, जो प्रोसेसेस होंगे, वो सब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग याद रखना है। आगे चल के हम इसका प्रिंसिपल और फेनोमेनन जो भी है इसे जानेंगे अच्छे से। अब थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें समझ लेते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप लोग मॉर्निंग में उठ के कोई भी एक्सरसाइजेस कर रहे हो। ठीक है, कोई भी एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो जो आपकी बॉडी के मसल्स हैं, क्या है आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं वो वर्क परफॉर्म करते हैं। तो जब बॉडी के मसल्स वर्क परफॉर्म करेंगे तो उस वर्क के वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अपनी बॉडी जो होती है, बॉडी क्या हो जाती है? हीटेड हो जाती है। तो जो बॉडी है अपनी वो कैसी हो जाएगी? हीट हो जाएगी। पूरी की पूरी बॉडी में एकदम ऐसा हीट आ जाता है। तो होता क्या है आखिर? तो अपनी बॉडी ने क्या परफॉर्म किया था? अपनी बॉडी ने वर्क परफॉर्म किया, और उस वर्क से अपनी बॉडी हीटेड हो गई। यानी कि जो अपने बॉडी ने जब एक्सरसाइज किया तो वर्क करना पड़ा, और उस वर्क के वजह से अपनी बॉडी ने क्या परफॉर्म किया? यहाँ पे हीट, उसके अंदर एनर्जी क्रिएट हो गई हीट की। तो यानी कि वर्क कन्वर्ट हो गया हीट में। समझा कि नहीं? क्योंकि बॉडी हीटेड हुई ना। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल ले लो, व्हीकल का। एक चीज तो अभी समझ चुके हो आप लोग कि वर्क क्या हुआ? कन्वर्ट हुआ है किसमें? हीट में। अभी हीट क्या है उसके बारे में भी जानोगे, मैं थोड़ा सा और समझो। कोई व्हीकल है, सपोज उसका इंजन। ठीक है, जब उसका इंजन वर्क परफॉर्म करेगा तो पूरा इंजन कैसा हो जाता है? हीटेड हो जाता है। हीटेड, पूरा इंजन हीट हो जाएगा। सो होता क्या है बेसिकली, जब कोई भी व्हीकल या कोई भी इंजन जब भी चलता है तो वो वर्क परफॉर्म करता है, और जब वो वर्क परफॉर्म करता है तो उसके अंदर से क्या रिलीज होता है? हीट रिलीज होता है। सो एक चीज तो फिक्स हो गई कि जब कोई भी बॉडी वर्क डन करेगी तो उसके वर्क क्या होगी? वर्क कन्वर्ट होगा हीट में, और वो बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है। ये बात तो पता चल गई। चाहे वो कोई भी व्हीकल हो और या फिर चाहे वो ह्यूमन बींग्स की कोई भी बॉडी हो, अगर वर्क परफॉर्म होगा तो वो बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगी, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। यानी कि जो वर्क के फॉर्म में बॉडी के अंदर एनर्जी थी, वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई किस फॉर्म में? तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट के फॉर्म में। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एनर्जी का पूरा फंडा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। एनर्जी जो भी बॉडी के अंदर होती है, जब हम लोग वर्क परफॉर्म करते हैं तो वो वर्क के फॉर्म में जो बॉडी होती है, जो पूरी अपने बॉडी में या फिर कोई भी व्हीकल्स में जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी वर्क करती है। पहली बात, हम लोग एनर्जी की हेल्प से वर्क करते हैं, और वही एनर्जी कन्वर्ट होती है इन दी फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। समझा कि नहीं अच्छे से? तो जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है इन दी फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ये आपको याद रखना है। तो थोड़ा सा एनर्जी के बारे में समझते हैं कि ये क्यों कन्वर्ट वगैरह होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं अच्छे से। तो एनर्जी की डेफिनेशन आप 9th से पढ़ते आ रहे हो कि एनर्जी इज नाइदर बी डिस्ट्रॉयड और नॉर बी क्रिएटेड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म।
ये आप लोग पढ़ते आ रहे हो। इसका मतलब क्या है कि ना तो आप एनर्जी को कभी भी क्रिएट कर सकते हो, अगर आप कहो कि मैं एनर्जी को क्रिएट कर सकता हूं तो ये इम्पॉसिबल है, आप ये काम कभी नहीं कर सकते हो। और ना ही आप जो एनर्जी बनी है उसको कभी भी आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, कभी भी आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बस एनर्जी होती क्या है, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। आप कहोगे मैं कोई भी वुडन ब्लॉक लूंगा और इस वुडन ब्लॉक को जलाऊंगा, इसे फायर में रख दूंगा, तो इसमें से जो हीट एनर्जी निकलेगी, तो मैंने हीट फॉर्म कर दिया। बट आप ये भूल चुके हो कि आपने हीट क्रिएट नहीं किया है, जो वुडन ब्लॉक था उसके मास को कन्वर्ट कर दिया है इन दी हीट, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ हीट। आपने वुडन ब्लॉक को कन्वर्ट कर दिया, उसके मासेस को बर्न करके आपने कन्वर्ट कर दिया है हीट के फॉर्म में, आपने और कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो जस्ट आपने वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हीट की एनर्जी को कन्वर्ट किया है। तो वही चीज यहाँ पे अभी हमने देखा कि हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म, बट आप उसे ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ना ही उसे क्रिएट कर सकते हो, बस कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो अपने बॉडी में या व्हीकल्स के पास जो भी एनर्जी होती है, जब हम वर्क परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे हीट क्या होता है, इमर्ज होता है, हीट बाहर रिलीज होता है, यानी कि हीट के फॉर्म में सारी एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इस चीज को आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो चलो थोड़ा हीट के बारे में जान लेते हैं अच्छे से, और वर्क और हीट का थोड़ा रिलेशन। तो एक बात तो फिक्स है कि अगर हम वर्क करेंगे भाई तो हीट प्रोड्यूस होगा बॉडी में या व्हीकल में, कहीं भी। ये एक फंडामेंटल चीज है, इसे अच्छे से याद रखो। तो वर्क अगर जो होता है, वर्क कभी भी कन्वर्ट होता है इनटू हीट। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट? सो हीट क्या होता है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इस पॉइंट को अच्छे से हमेशा याद रखो। बिकॉज आज से ओल्डर थियरी में, जो पुराने जमाने की जो थियरीज हुआ करती थी थर्मोडायनेमिक्स की, उसमें ऐसा बोला जाता था कि जो हीट है वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, यानी जो हीट होता है वो फ्लूइड के फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि जब आग जलती है, फायर जलता है, तो वो फ्लूइड की तरह, जैसे वाटर फ्लो होता है वैसे ही हीट भी फ्लो होती है। तो ऐसा माना जाता था कि जो भी हीट होती है वो फ्लूइड के फॉर्म में होती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये टोटली रॉन्ग है। जो हीट होती है वो एनर्जी के फॉर्म में होती है, इसे अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। जब कोई भी बॉडी वर्क परफॉर्म करती है, कोई भी बॉडी हो या फिर कोई मशीन या फिर व्हीकल हो, तो उसकी वो वर्क डन जो होता है, वर्क जो कर रहा है, वही वर्क, वो वर्क कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फॉर्म ऑफ हीट, और इसी की वजह से अपनी बॉडी हीटेड अप हो जाती है, और या फिर कोई बॉडी हो या फिर कोई व्हीकल हो। तो इसका मतलब क्या है कि नेचुरली अगर मैं बात करूं कि जो एनर्जी होती है वो इंटरकन्वर्टिबल है, यानी वर्क बार बार एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। सो इसका मतलब क्या है कि नेचुरली हीट भी क्या होगा, कन्वर्ट हो सकता है इनटू दी वर्क, यानी हीट भी वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। ये तो सिंपल सा एक तरीका है, ठीक है, एकदम अच्छे से याद रखना। अगर बॉडी अपना वर्क परफॉर्म करती है, अगर बॉडी वर्क परफॉर्म करेगी तो उससे क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। बट एनर्जी क्या होती है, कन्वर्टिबल होती है, तो एनर्जी वापस से वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो वर्क एनर्जी में, एनर्जी वर्क में, ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, एक चीज तो फिक्स हो गई कि वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होती है और एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के बीच में इंटर कन्वर्टिबल है। जब हम कोई काम करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी एनर्जी से हम वर्क भी परफॉर्म करते हैं, तो दोनों एक दूसरे में कन्वर्टिबल होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। तो इन्हीं दोनों चीजों में जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जो भी लॉज, जो भी फंडामेंटल तरीके अप्लाई होते हैं, इन्हीं की स्टडी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। ये बात अच्छे से याद रखो, इन्हीं की स्टडी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और आपको दिखाऊंगा एनर्जी के बारे में, यहाँ पे ध्यान देना। जो एनर्जी होती है इस तरह अलग अलग फॉर्म में विद द डिफरेंट डिवाइसेस ये कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर मैं अपने बेसिकली हीट एनर्जी की बात करूं, अगर मैं बेसिकली हीट एनर्जी की बात करूं, तो ये खुद हीट एनर्जी, ध्यान देना अच्छे से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थर्मोकपल। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है हीट एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ हीटर। समझा कि नहीं? देखो हीटर आपने देखा रहेगा, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं और हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे हम लोग कोई भी चीजें, मतलब जो भी चीजें हीट के लिए हम लोग नॉर्मली घर में डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो इस तरह कुछ ऐसी साउंड एनर्जी, ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, लाउड स्पीकर की हेल्प से, माइक्रोफोन की हेल्प से। फिर ऐसे केमिकल एनर्जी हो गया, तो प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, आप ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे इन दोनों के बारे में, इलेक्ट्रिक सेल के जब चैप्टर आएगा उसमें, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब चैप्टर पढ़ोगे तो ये केमिकल एनर्जी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ोगे, ठीक है। फिर ऐसे लाइट एनर्जी भी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक लैंप से। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट प्रोड्यूस करती है, जो अपने घर में बल्ब जलता है, और फिर यहाँ पे जो सोलार सेल है, इससे, इसके थ्रू हम लोग लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। ऐसे ही मैकेनिकल एनर्जी है, तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग मशीन को चलाते हैं ना, तो इंजन हो गया, फैन हो गया, घर में इलेक्ट्रिसिटी से मशीन चलती है, तो ये एक कन्वर्जन का एक प्रोसेस है। ऐसे इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो मशीन है इलेक्ट्रिक जनरेटर और इसी जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से एनर्जी एक दूसरे के फॉर्म में इंटर कन्वर्टिबल होता है। इस चीज को अच्छे से याद रखना। एनर्जी अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसे अच्छे से याद रखो, ठीक है। चलो अब हम लोग अपने आते हैं बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि जो बहुत सारी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये चीजें आपने 11th में पढ़ी है, ठीक है। क्या पढ़ा है? थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में। तो क्यों ना हम लोग सबसे पहले ये जान ले कि भाई एग्जैक्टली मैटर क्या होता है, ठीक है। बिकॉज आपने 11th में अच्छे से पढ़ा है, तो हम लोग जान लेते हैं अच्छे सारी चीजों को, और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, बिकॉज ये एक बड़ा सा चैप्टर है जो कि आपके 11th में था। ओके, तो चलो अभी देखते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है। तो मैटर सिंपल 8th 9th में आपने पढ़ा होगा कि मैटर इज अ सब्सटेंस दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि इस दुनिया में जो जो भी चीज को मास होता है और वो इस अर्थ या फिर कहीं भी पूरे स्पेस में वो एक जगह को ऑक्यूपाई करता है, एक प्लेस को ऑक्यूपाई करता है, तो वो मैटर है, ठीक है। इतना बात याद रखना। अगर सपोज आपने जो ये मोबाइल फोन अपने हाथ में लेके रखे हो, ठीक है, तो ये जो भी फोन आपने लिया है, तो इस फोन का कुछ ना कुछ तो मास होगा, ठीक है। और ये इस अर्थ में, चाहे वो भले एयर में ही आपने लेके रखा है, तो वो उस एयर का छोटा सा जो पार्ट है, टुकड़ा उस एयर का उसने ऑक्यूपाई किया है ना, मतलब जहां पे आप फोन रख दोगे वहां पे उसकी जगह में दूसरी चीज कुछ नहीं रख पाओगे। एक टाइम पे उस जगह में आप फोन ही रख पाओगे। इमेजिन करो जरा अच्छे से, कहीं भी आप फोन रखो तो उस जगह में दूसरी चीज रख सकते हो क्या? मतलब इस अर्थ में कहीं ना कहीं तो फोन रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस। अगर मैं इनडायरेक्टली कहूं तो इस दुनिया में हर एक एक चीज जो एग्जिस्ट करती है वो सबके सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट है, मैं भी कहीं ना कहीं बैठा हूं, तुम भी कहीं ना कहीं बैठे हो, तो तुमने क्या किया? स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। ऐसा तो नहीं कि तुम गायब हो गए हो। अगर तुम गायब भी हो जाओ तो तुम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह सारी चीजें, मतलब सारी चीजें मैटर ही होती है, ठीक है। और मैटर यहाँ पे हमने देखा था कि बेसिकली 3 टाइप के मैटर्स देखा था, ठीक है। सॉलिड हो गया, फिर उसके बाद हमने देखा था कि लिक्विड हो गया, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, फिर गैस हो गई। तो ये हम लोग मैटर के 3 स्टेट्स हैं, ये भी हम जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इन्हीं मैटर जो यही मैटर है, इस मैटर की थर्मल प्रॉपर्टी के बारे में हमको जानना है। तो जब कभी भी वर्ड थर्मल आपके सामने आए, ठीक है, कभी भी आ सकता है, जब कभी भी वर्ड थर्मल आपके सामने आए तो समझ लेना कि ये टेम्परेचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टेम्परेचर, या फिर यानी टेम्परेचर किसका होता है? हीट का ना, तो यानी कि हीट की बात चल रही है, ठीक है। तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो थर्मल प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा था 11th में? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग ने देखा था एकदम इंपॉर्टेंट अच्छे से कि जो टेम्परेचर है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी मैटर का, बिकॉज यही टेम्परेचर डिफाइन करता है स्टेट ऑफ मैटर। ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज कोई भी मैटर हो, वो लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में रहने दो, लेकिन अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर को इफेक्ट में लाएं, अगर मैं ज्यादा इंक्रीज करूंगा टेम्परेचर सॉलिड में तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मैं ज्यादा टेम्परेचर लिक्विड में दूंगा तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मैं गैस, तो नॉर्मली गैस ही है, ठीक है, अगर मैं ज्यादा टेम्परेचर गैस को देता हूं तो फिर ये रैंडमली मोशन करने लगेंगे इसके पार्टिकल। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये मैटर की जो स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको कन्वर्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है? इसको कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर हेल्प करता है। इसीलिए टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द टेम्परेचर, यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज ये डिफाइन करता है स्टेट ऑफ द मैटर। मतलब कौन सी स्टेट में मैटर रहेगा, वो सॉलिड में रहेगा या फिर वो लिक्विड में रहेगा या फिर वो गैसियस में रहेगा, इसको कौन डिफाइन करता है? टेम्परेचर। अगर बहुत कम टेम्परेचर है तो याद रखना वो नॉर्मली क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा, यानी आइस के फॉर्म में। सपोज अगर मैं वाटर की बात करूं तो फिर अगर थोड़ा सा टेम्परेचर दिया तो लिक्विड बन जाएगा, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, यानी वाटर के फॉर्म में। फिर उसके बाद अगर और ज्यादा टेम्परेचर दिया तो वो गैस बन जाएगा, यानी टेम्परेचर डिफाइन करता है स्टेट ऑफ मैटर को, ये बात अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली थर्मल प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी थोड़ा जान लो। तो एनी प्रॉपर्टी, कोई भी दुनिया की प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो कि रिलेटेड होती है एप्लीकेशन ऑफ हीट एनर्जी से, हीट एनर्जी से जो रिलेटेड होती है, यानी हीट की एनर्जी से आप क्या क्या कर सकते हो, कहां कहां उसके एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। तो हीट की एनर्जी से जो भी अप्लाइड चीजें होती हैं, हीट एनर्जी के एप्लीकेशन जहां जहां भी जिस जिस प्रॉपर्टी में अप्लाई होते हैं,
किसी भी मैटर के, तो वो एनर्जी थर्मल प्रॉपर्टी होती है। वो जो प्रॉपर्टी होती है वो थर्मल प्रॉपर्टी, यानी एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ हीट एनर्जी इज नथिंग बट थर्मल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है? थर्मल प्रॉपर्टी होती है। इस चीज को अच्छे से आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th में आप लोगों ने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टीज में? इन्हीं थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में आपने देखा था, कैलोरीमीटर के बारे में, फिर आपने देखा था चेंज ऑफ स्टेट, तो अभी मैंने बता दिया टेम्परेचर की हेल्प से कैसे स्टेट चेंज होता है। हीट ट्रांसफर के बारे में आपने पढ़ा था कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हीट ट्रांसफर होती है, तो ये भी चीज आपकी अभी 12th में, तो मैं इसे बताऊंगा ही। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में आपने पढ़ा था और थर्मल एक्सपांसन के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा थर्मल एक्सपांसन के बारे में जान लेते हैं, हल्का सा बस बताऊंगा थोड़ा सा, बिकॉज ये अलग से अपना बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कोई भी अगर मान लो गैस की बात करूंगा, अगर कोई भी गैस है, अगर उसके आप लोग हीट यानी थर्मल, अगर हीट को आप इंक्रीज करते हो, ठीक है, अगर आप लोग इसके हीट को इंक्रीज करते हो, तो ये जो गैस होती है ये एक्सपांड होती है। ये क्या होती है? गैस एक्सपांड होती है, ये बात ध्यान रखना। तो गैस एक्सपांड होती है ड्यू टू थर्मल एनर्जी के वजह से। किसकी वजह से एक्सपांड हुई है? ये ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ये बात ध्यान रखना। अगर कभी भी आप लोग किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो वो गैस के बीच में जो डिस्टेंस होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो डिस्टेंस क्या होगा? एक्सपांड होगा। ठीक है, तो कभी भी याद रखना गैसेस जो होती है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर दे एक्सपांड्स, तो ठीक है, तो याद रखना उनका जो एरिया होता है वो एक्सपांड होता है। ठीक है, तो ये थर्मल एक्सपांसन के अंडर आता है, ऐसी स्टडी हम लोग करते हैं। तो ये सारे थे अपने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। हीट के बारे में आप अच्छे जान चुके हो, किसी ने पूछा व्हाट इज हीट, तो बता देना इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच इज इंटर कन्वर्टिबल बिटवीन वर्क। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बिटवीन वर्क एंड हीट। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बेसिकली आज हम लोग क्या जानेंगे, ध्यान देना कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर, देखो जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी को कौन कौन से लॉज गवर्न करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऐसे कौन कौन से लॉज हैं जो थर्मल एनर्जी को डन करने में, यानी कि थर्मल एनर्जी के लिए कौन कौन से लॉज अप्लाइड है, कौन कौन से लॉ थर्मल एनर्जी थर्मल से रिलेटेड है, तो उन लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, यानी कि जो अपना हीट है वो वर्क में कन्वर्ट होता है, हीट जो है ये वर्क में कन्वर्ट होता है, इसके प्रोसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। और जो वर्क होता है वो हीट में कन्वर्ट होता है, तो इसके प्रोसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी कि ये क्या हो गया इनडायरेक्टली, ये हो गया अपना थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी। क्या हो गई? थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी। बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी मतलब क्या कि डायनेमिक यानी कि हीट, और थर्मो मीन्स क्या होता है? हीट। ठीक है, थर्मो मीन्स हीट और डायनेमिक्स मीन्स मोशन, यानी हीट क्या करेगा? मोशन परफॉर्म करेगा बिटवीन वर्क। ठीक है, बिटवीन वर्क, ये बात ध्यान रखना। तो हीट क्या करेगा? मोशन परफॉर्म करेगा, यानी हीट मूव करेगा, यानी हीट जो होती है यानी फॉर्म ऑफ द एनर्जी जो होती है ये मूव करेगी। ठीक है, तो इसी के स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, यानी हीट कन्वर्ट होगी वर्क में, वर्क कन्वर्ट होगा हीट में, तो इसी के कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इस चीज को अच्छे से तुम्हें याद रखना है। ठीक है, चलो एक इसका छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं हीट कन्वर्जन का। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो, आपके सामने एक इस तरह कुछ, आपके सपोज यहाँ पे बड़ा सा एक स्पॉट है, ये बड़ा वाला स्पॉट है, और इस स्पॉट के अंदर छोटा सा स्पॉट हमने रख दिया है। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। और जो ये बड़ा वाला स्पॉट के पास जो लिक्विड है, ध्यान दो अच्छे से, बहुत सिंपल सा इमेजिन करो जस्ट, इसका टेम्परेचर बहुत कम है और इस बड़े वाले का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, क्या होगा, यहाँ से जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वहां से लो टेम्परेचर वाले में जो हीट होगा वो क्या होगा? ट्रांसफर होगा, यानी कि हीट का फ्लो होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मान लो अगर मैं ऐसी बात करूं कि रूम टेम्परेचर है, ध्यान देना अच्छे से, आपके सामने रूम टेम्परेचर है। ठीक है, क्या है? रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो रूम है आपके सामने एक, ये आपका रूम है सपोज। ठीक है, और इसका टेम्परेचर मान लो कि सपोज 30 डिग्री सेल्सियस है। ओके, और आपने एक कोई भी गर्म वाटर लिया जो कि बॉइल्ड वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से वाटर बॉइल्ड था, और रूम का टेम्परेचर क्या था? रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था। तो थोड़े टाइम तक अगर आप लोग इस 100 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को रख दोगे तो ये भी थोड़े टाइम में क्या हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ऐसा 100% होगा, यानी गर्म वाटर आप उठाओ और पानी को, उस गर्म पानी को रख दो कहीं भी, तो वो थोड़े टाइम बाद उतने ही टेम्परेचर का हो जाएगा जितना रूम का टेम्परेचर था, 100% उतना ही हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, और आप फिर उस टेम्परेचर को फील भी नहीं कर पाओगे। वाई? अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में थोड़ा भी टेम्परेचर नहीं है, आपकी बॉडी में भी थोड़ा टेम्परेचर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो अगर आपने किसी भी चीज को बाहर रखा है
और आप जब उसे टच करते हो तो नॉर्मल लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसका जीरो टेम्परेचर है, वो जीरो टेम्परेचर पे नहीं है। जीरो टेम्परेचर पे होता तो वो कैसा आइस जैसा स्ट्रांग बन जाता, ठीक है। तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर है, बट क्या आप उस टेम्परेचर को फील कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपका भी टेम्परेचर तो उतना ही है जितना रूम का टेम्परेचर है। तो दोनों का टेम्परेचर मैच हो गया तो हम समझ ही नहीं पाते कि इसका टेम्परेचर सामने वाले ऑब्जेक्ट का कितना है। तो ये एक छोटा सा एक फंडामेंटल है, इसे समझ लेना है अच्छे से, ठीक है। तो ये एक बात तो फिक्स हो गई कि अगर ज्यादा टेम्परेचर किसी चीज का है, कोई भी वाटर ले लो, गर्म वाटर, वो थोड़े टाइम पे रूम टेम्परेचर में आ जाता है। सो इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर था वो कन्वर्ट हुआ, उसकी हीट जो थी, कोई चीज एक समथिंग कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर हुआ। यानी कि एक आपके सामने मान लो स्पॉट था जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, और ये आपके सामने दूसरा स्पॉट है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, और ये दोनों की दोनों एक सिस्टम में रखे हुए हैं, ये दोनों के दोनों एक सिस्टम में रखे हुए हैं जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो यहाँ पे क्या होगा, इसका टेम्परेचर यहाँ पे ट्रांसफर होगा और इसका भी टेम्परेचर यहाँ पे ट्रांसफर होगा, सिंपल सी बात है, और दोनों का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, जो कि एकदम इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्वल पॉइंट है। तो जो ये ट्रांसफर हुआ, समथिंग कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर हुआ है ना, तो जो ये समथिंग कुछ ट्रांसफर हुआ है, इसी समथिंग ट्रांसफर को हम हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट। तो ये जो हीट ट्रांसफर होता है, इस बात ध्यान रखना, तो जो वो समथिंग होता है, समथिंग इज हीट, वो जो कुछ ट्रांसफर हुआ है वो हीट होता है। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थियरी जो हीट होती है इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस चीज को अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसे अच्छे से समझ के रखना। आपके टेक्स्ट बुक में इंट्रोडक्शन में ये पार्ट देके रखा है। तो वो जो चीज ट्रांसफर होती है, तो ध्यान रखो यहाँ से क्या एक चीज समझ में आई कि हाइयर टेम्परेचर से 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का 30 डिग्री सेल्सियस, तो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हमेशा हीट ट्रांसफर होती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हमेशा हीट का ट्रांसफरेशन होता है। इस बात को ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। कुछ लोग ऐसा मानते थे कि हीट क्या होती है, ये एक फ्लूइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, इन 19 या 17 ऐसा कुछ यहाँ पे टाइमिंग है, आप लोग टाइमिंग पता करो, नहीं पता करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इन 1798 एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक काम किया, एक कैनन लिया। कैनन आपने देखा होगा ना, कोई जो पुरानी मूवीज होती हैं उनमें ऐसा कुछ एक चीज होता है, ठीक है, ये कैनन, ठीक है, इसे याद रखना अच्छे से। ये इस तरह कुछ होता है कैनन, और जिसमें से तोपें, जिसे तोप कहते हैं, और ये निकलती है बाहर, ठीक है, तोप। तो कैनन के अंदर ये जो होल होता है, अंदर होल होता है ना, ये होल कैसे किया जाता है, ठीक है। तो एक यहाँ पे ड्रिल होती है, ड्रिल, ठीक है, इसे ड्रिल कहते हैं, और उसे लोखंड के अंदर देखो ऐसा होल, जैसे पाइप में मान लो आपके सामने एक बड़ा सा अक्खा सा लोखंड है, और इसमें मिडल में आप लोग उसे अंदर डालो किसी चीज को, और उससे होल हो जाए, ठीक है। तो वैसे ही कुछ कैनन के अंदर हम लोग इस तरह ड्रिल को डालते हैं, ड्रिलिंग करते हैं समथिंग किसी चीज के थ्रू, ठीक है, ड्रिलिंग करते हैं, और ड्रिलिंग करने से अंदर क्या होता है, यहाँ पे अंदर होल हो जाता है। तो जब आप इतने प्योर सॉलिड मटेरियल में किसी दूसरे सॉलिड मटेरियल को अंदर इन करोगे, बोर्ड करोगे, तो क्या होगा, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जो कैनन है वो पूरा हीटेड हो जाएगा, क्योंकि हमने ड्रिलिंग के थ्रू क्या किया है, जो ड्रिलिंग कर रहे हैं हम लोग किसी भी चीज का, किसी कैनन यानी सॉलिड मटेरियल के अंदर, तो हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं ना, और वो जो कैनन है, वो कैनन क्या हो जाएगा, वो कैनन एकदम हीटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हीटेड। तो अगर हीट एनर्जी, ये जो हीट होती है, ये अगर फ्लूइड के फॉर्म में होता, तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा जो अपना कैनन है, ये कैनन पूरा का पूरा फ्लूइड के फॉर्म में हो जाता, और ये पिघल जाता है, मेल्ट होता, समथिंग कुछ ऐसा, बट ये जस्ट हीटेड हुआ है, ठीक है। बाद में वापस से ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा, ये जस्ट हीटेड हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जब हमने ड्रिलिंग किया, तो जो वर्क डन हम परफॉर्म कर रहे थे, ये वर्क क्या हो रहा था, कन्वर्ट हो रहा था इन दी फॉर्म ऑफ हीट, और इसी हीट से ये जो हीट है, ये कैनन के ऊपर क्या हो रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी। यानी कि जो वर्क है वो कन्वर्ट होता है हीट में, और हीट, यहाँ पे जो हीट है, ये इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि कन्वर्ट हो सकती है, याद रखना अच्छे से, क्योंकि एनर्जी ही तो कन्वर्ट होती है। तो वर्क कन्वर्ट हुआ है हीट के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि कन्वर्ट कौन होता है, हमेशा कन्वर्ट होता है हीट, यानी कि हीट क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल सी बात है, इतना चिंदी सी बात थी कि वर्क कन्वर्ट हुआ हीट में, और कन्वर्ट कौन होता है, एनर्जी। तो ये हीट क्या है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हीट भी वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया था कि हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना।
चलो अब हम लोग बेसिकली प्रॉपर तरीके से जो प्रिंसिपल है थर्मोडायनेमिक्स का, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स एक ये ब्रांच है फिजिक्स का, इस बात को ध्यान रखना, विच डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। हीट से बाहर हम कहीं नहीं जाएंगे। अब आप हीट के बारे में अच्छे से जान चुके हो कि हीट एक एनर्जी है जो कि कन्वर्ट हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क, बहुत सारे वर्क परफॉर्म कर सकती है। तो थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग हीट के बारे में और टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं, और या फिर इंटर कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। हीट और दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो इंटर कन्वर्जन होता है, जैसे हीट कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, तो बेसिकली हमको हीट एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? या तो हम लोग स्टडी करते हैं हीट की, या फिर टेम्परेचर की, या तो फिर इंटर कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनकी स्टडी करते हैं हम इन दी थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये थर्मोडायनेमिक्स का। ओके, चलो अभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे कि जो थर्मोडायनेमिक्स है, ये बात ध्यान रखना। तो अभी बार बार मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे इनमें क्या होता है कि हम स्टडी करेंगे इस पूरे आगे टॉपिक में कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू एनर्जी एज अ हीट, कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू एनर्जी, वो भी किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। बिकॉज जब हम कोई भी काम करते हैं, जब कोई भी हम लोग काम सपोज करते हैं, कोई भी वर्क अगर हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो आखिर होता क्या है, वो वर्क से यहाँ पे क्या होता है, ही एनर्जी हमको यहाँ पे लगती है, एनर्जी हम लोग अप्लाई करते हैं, और इसी एनर्जी की वजह से जिस भी ऑब्जेक्ट में हम लोग वर्क परफॉर्म कर रहे थे, वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? हीटेड हो जाता है। सो इसका मतलब क्या है कि जो हीटेड हुआ, ये किसकी वजह से हीट आई है? एनर्जी की वजह से, यानी कि हीट क्या है? एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना चाहिए, यानी कि हीट ही एनर्जी है जो कि वर्क यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा था। तो इस तरीके से आपको अच्छे से याद रखना है, यानी कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेनी फॉर्म्स। इस बात को ध्यान रखो अच्छे से। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में, भाई सिस्टम कैसे होता है, वेरिएबल क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में, थर्मोडायनेमिक के एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। तो एप्लीकेशन याद रखना, हीट इंजन और एफिशिएंसी उसकी। ठीक है, हीट इंजन और उसकी एफिशिएंसी, कितना इंजन जो होता है जो हीट से चलता है वो कितना वर्क परफॉर्म करेगा, कितना एफिशिएंट है, कितना एबल है आउटपुट देने के लिए। तो इसकी स्टडी भी हम इस चैप्टर में अच्छे से करेंगे। ओके, चलो अभी हम पढ़ लेते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली क्या होता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में अभी हम जानते हैं अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सब्जेक्ट में देके रखा है थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं अच्छे से। थर्मल मीन्स हीट होता है, इक्विलिब्रियम मीन्स पॉइंट, एकदम एक ऐसा लेवल जो इक्वल हो, इक्वल पॉइंट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। तो मान लो आपके सामने एक ये सिस्टम है, ध्यान देना अच्छे से, यहाँ एक ये सिस्टम है। अभी मैंने आपको ये चीज बता भी चुकी है, फिर से बता रहा हूं बिकॉज आपके टॉपिक में है। तो मान लो आपके सामने सिस्टम है, ये यहाँ पे आपके सामने दो चीजें हैं, कोई भी यहाँ पे दो बीकर है। ठीक है, इसी सिस्टम के अंदर आपने इन दोनों बीकर को रख दिया है। ठीक है, एक का टेम्परेचर है यहाँ पे, ध्यान देना अच्छे से, 100 और दूसरे का टेम्परेचर है 30। तो यहाँ पे क्या होगा, और ये सिस्टम है पूरा। ठीक है, तो यहाँ से 100 वाले से टेम्परेचर जो होगा ये कन्वर्ट होके और ट्रांसफर होगा, जो अपना टेम्परेचर है या जो हीट है ये ट्रांसफर होके जाएगा 30 वाले में, और 30 वाले का जो टेम्परेचर था वो 100 वाले में आएगा। अच्छा, एक मिनट, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आप लोग बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, तो चलो बताओ क्या बताओगे। तो सिंपल सी बात है, आप यही कहोगे ना, देखो आपको शायद पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूं अच्छे से। तो आप यही कहोगे कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिंपल सी बात है, ये बात ध्यान रखना। और टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इट इज नथिंग बट मेजरमेंट, ध्यान दो अच्छे से, इट इज मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जो होती है इसका मेजरमेंट होता है। जो हीट एनर्जी है ना, ये जो हीट है, इसी को जिस भी क्वांटिटी से हम मेजर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर की यूनिट या तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर केल्विन, ऐसे कैलोरी, ऐसे जूल। तो आप अलग अलग तरीके से वर्क की भी एनर्जी जो जूल होती है ऐसे याद रखना अच्छे से। ठीक है, तो इस तरह हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। थर्मोमीटर नाम का डिवाइस होता है जो हम यूज करते हैं बेसिकली टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना अच्छे से। तो हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। टेम्परेचर क्या है, ये एक मेजरमेंट करने का तरीका है। किसको मेजर करने के लिए, हीट एनर्जी को। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना अच्छे से। हाँ, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस जिसके पास टेम्परेचर था
वो अपने टेम्परेचर को ट्रांसफर करेगा 30 डिग्री में, और 30 डिग्री वाला अपने टेम्परेचर को ट्रांसफर करेगा 100 डिग्री वाले के पास। ऐसा क्यों? टेम्परेचर अभी माइनस भी हो सकता है। हम लोग देखो नॉर्मली क्या समझते हैं कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा हाई, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, -100 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, ठीक है, -100 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो तो बहुत ज्यादा हीट है, ठीक है, अगर माइनस है तो बहुत ज्यादा कोल्ड है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे न्यूट्रल होता है नॉर्मली, ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ के रखनी है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो होती है ये टेम्परेचर है, जस्ट मेजरमेंट करने का तरीका। तो अभी अगर मान लो ये 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है तो इसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो ये कोल्डनेस है ना, कोल्ड टेम्परेचर इसका, तो ये कोल्डनेस किसके पास जाएगी? ये जिसके पास हीटनेस है, और इसकी हीटनेस किसके पास आएगी? जिसके पास कोल्डनेस है। समझा कि नहीं? जो कोल्ड है हीट वाला कोल्ड के पास, कोल्ड वाला हीट के पास, दोनों अपने अपने कोल्ड टेम्परेचर वाला कोल्ड टेम्परेचर को ट्रांसफर करेगा, हीट वाला हीट टेम्परेचर को ट्रांसफर करेगा, तो दोनों हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने वाले हैं। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम आएगा, अब ऐसा तो नहीं कि ये हमेशा के लिए ट्रांसफर ही करते रहेंगे एक दूसरे में, एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों एक ही सिस्टम के अंदर जो दोनों ऑब्जेक्ट है इनका दोनों का जो टेम्परेचर होगा ये क्या हो जाएगा? इक्वल। मान लो मैंने बोल दिया 50-50 हो गया दोनों का, तो जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा 50-50, तो उस टाइम पे ये ट्रांसफर करना बंद कर देंगे। ये अपने हीट को यहां से जो इस तरह ये ट्रांसफर कर रहे हैं, ये ट्रांसफर करना क्या कर देंगे? बंद। जब क्या हो जाएगा? इनका टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। तो यही चीज होती है, टू सिस्टम इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम if and only if they do not transfer heat between each other। और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अभी आपके कंसेप्ट जो माइंड में सारी चीजें अच्छे से बैठ गई होंगी, और ये डायग्राम भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये एक बड़ा सा जिसका हाई टेम्परेचर है और इसका यहाँ पे लो टेम्परेचर है, और दोनों में यहाँ पे क्या हो रहा है? हाई टेम्परेचर वाला लो टेम्परेचर में हीट को क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। तो एक तो ऐसा टाइम आएगा ना कि जब इनके बीच में हीट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, और दोनों इक्विलिब्रियम मतलब दोनों एकदम इक्वल लेवल में हो जाएंगे, ठीक है। दोनों कैसे लेवल में हो जाएंगे? दोनों एकदम इक्वल लेवल में हो जाएंगे इस तरह, ना ये ज्यादा ना ये कम, ठीक है, ना ये ज्यादा ना ये कम, दोनों इक्वल लेवल में हो जाएंगे टेम्परेचर। इस बात को आपको ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो ऐसी ही कंडीशन को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा कि जो हीट थी अपनी वो 100 वाले से ट्रांसफर हुई थी 30 वाले में। तो हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो हीट हमेशा ट्रांसफर तो होती है इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ही हमेशा हीट क्या होती है? ट्रांसफर होती है। इस बात को ध्यान रखना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने अपने घर में एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर बॉइल्ड वाटर लिया जिसका 100 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर है, आप हाथ डालो तो आपके हाथ में फुलके पड़ जाएंगे, जो एकदम सूज जाएगा आपका हाथ, इतना ज्यादा मतलब टेम्परेचर ज्यादा है। थोड़े टाइम तक रख दो, 30 मिनट के बाद उस जो वाटर का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। यानी कि उस वाटर से हीट कहाँ गया? जो हीट था किधर गया? तो अपने आप गायब तो नहीं हुआ है, तो वो हीट एनर्जी रूम में आपके जो घर में रूम टेम्परेचर में आके मिक्स हो गई है, और अपने आप को उसने ट्राई किया कि जो रूम टेम्परेचर है तो इस ग्लास की सिस्टम का जो टेम्परेचर है उसको भी दोनों का इक्वल कर दे। तो एक टाइम तो ऐसा, अब तो ऐसा तो नहीं होगा कि अब थोड़े टाइम तक रख दोगे तो थोड़े टाइम बाद जो अपना ये वाटर रहेगा इसके अंदर ये आइस बन जाएगा, कम होते होते टेम्परेचर ये क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि आइस बन जाएगा, यानी कि एक सर्टेन लिमिट तक ही वो हीट को ट्रांसफर करेगा इन दी रूम, ठीक है, और अपने आप को लेवल में लाएगा रूम टेम्परेचर की, ये 100 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर। इसका मतलब ये नहीं कि 0 हो जाएगा, तो एक लेवल में आता है, उसके बाद ट्रांसफर होना बंद हो जाता है। तो वही पॉइंट, वही लेवल वाला पॉइंट को हम क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। एक ऐसा पॉइंट जहां पे नो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, ध्यान रखना अच्छे से, कोई ट्रांसफर नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। फिर आगे बढ़ते हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट है ये ऑकर्स टिल लेवल ऑफ हीट कंटेंट बिकम्स इक्वल इन बोथ सब्सटेंस। वही चीज तो मैंने बताई है आपको, ये आपको जो पता है ऑलरेडी। और व्हेन टू सब्सटेंसेस आर इन एट सेम टेम्परेचर देन वी कैन से दैट दे आर इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर मैं आपके सामने कहूं कि आपके सामने एक ऐसा कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर आपने यहाँ पे दो चीजें लेके रखी है, मान लो दो चीजें लेके रखी है, ठीक है, ऐसा दो चीजें आपने लेके रखा है। एक का टेम्परेचर यहाँ पे ध्यान देना, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री है और इसका भी टेम्परेचर 50 डिग्री है। तो क्या इनमें हीट का ट्रांसफर होगा?
नहीं होगा ना, बिकॉज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इनकी थर्मल एनर्जी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इसके लिए इनमें कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। सो इसका मतलब क्या है कि टू सब्सटेंसेस आर एट सेम टेम्परेचर देन वी कैन से दैट दे आर इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था और इस चीज को अच्छे से समझ के रखना। चलो अभी थर्मल इक्विलिब्रियम के जो अभी हमने पढ़ा थर्मल इक्विलिब्रियम टॉपिक, इसी टॉपिक के बेसिस पे एक हम थर्मोडायनेमिक्स का लॉ पढ़ लेते हैं। ये लॉ आप केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 जो आपका दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स, वहां भी दिया हुआ है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, तो वहां पे अच्छे से पढ़ोगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। पहला रूल जो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के 4 लॉज होते हैं, एक जीरोथ लॉ होता है, फिर फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, फिर उसके बाद थर्ड लॉ। ऐसे यहाँ पे आपके सामने 4 लॉज होती हैं थर्मोडायनेमिक्स के। इसमें से चारों लॉज ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये 2 मार्क्स को हमेशा पूछता है। 2 से 3 मार्क्स को स्टेटमेंट, अगर प्रूफ करने बोला तो 5 मार्क्स को भी पूछ सकता है। तो एग्जाम में अच्छे से याद रखना। पहला रूल है जीरोथ लॉ, सेम यही रूल आप लोग पढ़ोगे कहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री के अंदर सेम चीज, एग्जैक्टली सिमिलर चीज पढ़ोगे। ओके चलो, तो जीरोथ लॉ में यूज क्या होता है? जीरोथ लॉ में अभी जो थर्मल इक्विलिब्रियम का हमने कंसेप्ट पढ़ा ना, वही, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम कब आता है, कब होता है हीट का इक्विलिब्रियम, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम कब पोजीशन मेंटेन होती है, जब कोई भी 2 सब्जेक्ट या 2 ऑब्जेक्ट आपके सामने कोई भी है, 2 ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो इक्वल लेवल में होता है और उनके बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि वो दोनों ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में आते हैं। रिपीट करके वीडियो को जरूर देखना। ओके चलो आगे बढ़ेंगे अभी। तो ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम है, ये कंडीशन हेल्प करता है डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर स्केल। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम, और थर्मल इक्विलिब्रियम से ही जीरोथ लॉ आया है। इसका मतलब क्या है कि जीरोथ लॉ को हम यूज कर सकते हैं टेम्परेचर स्केल को मेजरमेंट करने के लिए। यानी जो थर्मोमीटर होता है ना, थर्मोमीटर इसका जो कॉन्सेप्ट है, कैसे ये अपने को टेम्परेचर बताता है, किसी भी वाटर का, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर थर्मोमीटर बताता है। ठीक है, मीटर मींस मेजरमेंट, थर्मो मींस हीट, जो हीट का मेजरमेंट करता हो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। और जब हम लोग मेजरमेंट ऑफ हीट की स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, मेजरमेंट ऑफ हीट की बात कर रहा हूं, मेजरमेंट ऑफ हीट की जब हम स्टडी करते हैं तो ऐसे कंसेप्ट को हम थर्मोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे, थर्मोमेट्री। यानी जब कभी भी हम लोग हीट का जो मेजरमेंट होता है उसकी स्टडी करते हैं तो ऐसे वाली स्टडी को, यानी स्टडी ऑफ मेजरिंग हीट इज नथिंग बट थर्मोमेट्री। ठीक है, और इसकी स्टडी कैसे होती है, कैसे हम हीट को मेजर करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। एंड दैट थर्मोमीटर नॉर्मली क्या करता है, टेम्परेचर स्केलिंग, यानी कि आपने देखा रहेगा ना उसके अंदर ऐसा होता है, यहाँ पे उसके अंदर स्केलिंग होती है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर स्केलिंग यहाँ पे होती है और इसी की स्टडी, इसका जो कॉन्सेप्ट है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसकी ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके तो चलो हम जान लेते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो याद रखना अच्छे से, एग्जैक्ट डेफिनेशन एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, सेम टू सेम, कट टू कट। अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते क्या है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। इतना चिंदी लॉ तो आपने कभी देखा भी नहीं होगा, ना सुना होगा। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। ध्यान दो अच्छे से, इफ 2 सिस्टम आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, then that third system are also in thermal equilibrium। ठीक है, तो आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा देके रखा है। आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है मैं दिखा देता हूं। इफ, यहां पे ध्यान दो, इफ 2 सिस्टम आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है, तो ये जो लिखा है ना, इसका मीनिंग क्या है, ये बात थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस ध्यान दो थोड़ा सा, ये वाला ये लाइन नहीं है यहाँ पे, बस अभी समझना अच्छे से। हाँ चलो अब हम आगे ध्यान देते हैं। तो मान लो आपके सामने ये सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है आपके सामने। ठीक है, तो किसी सिस्टम के अंदर 3 बॉडियां हैं, एक ए है, बी है और सी है। अगर मैं कहूं कि एक सिस्टम के अंदर, सेम सिस्टम है, सिस्टम के अंदर ए और बी दोनों के दोनों ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ये ए का टेम्परेचर भी मान लो 50 है, बी का टेम्परेचर भी 50 है। ठीक है, और दोनों के बीच में कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ए बी के बीच में, दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में।
और दूसरा सिस्टम है, मतलब वही सिस्टम है, सेम कंडीशन के हिसाब से वही सिस्टम है, उसका भी टेम्परेचर सेम है। तो अगर वहां पर भी 3 बॉडियां हैं तो ए बॉडी और सी बॉडी के बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सी है, ये जो सी है और ये जो बी है, ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। समझ में आया कि नहीं आया क्या मैंने बोला? कि अगर वही बात है यार, एकदम सिंपल सी बात है। ऐसा अगर मैंने आपके सामने कहा कि अगर मान लो x की वैल्यू है इक्वल y के, ठीक है, और y इक्वल है z के, तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि x इक्वल है z के। समझा कि नहीं कितना चिंदी सा कॉन्सेप्ट है? अगर x इक्वल है y के और y इक्वल है z के, तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि x इक्वल है z के। यही कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे जीरोथ लॉ में अप्लाई हुआ है। तो यही सिस्टम है कि अगर आप लोग कहते हो कि एक सिस्टम के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट बी के इक्वल है और उसी सिस्टम में मान लो वही सेम ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट सी के इक्वल, यानी थर्ड ऑब्जेक्ट के, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, थर्ड ऑब्जेक्ट हो गया। तो मान लो कि एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट के इक्वल है किसी सिस्टम में और वही फर्स्ट ऑब्जेक्ट थर्ड ऑब्जेक्ट के भी इक्वल है, तो इसका मतलब कि सेकंड और थर्ड ऑब्जेक्ट भी इक्वल कंडीशन में रहेंगे, तो जो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा वो उनका इक्वल रहेगा। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था जीरोथ लॉ, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम थर्मोमीटर इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जीरोथ लॉ। जो मेजरमेंट हम करते हैं ना थर्मोमीटर से, किसी भी मतलब टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं, तो ये किसके थ्रू मेजरमेंट होता है? कौन से लॉ को इस्तेमाल करता है? वो जीरोथ लॉ को इस्तेमाल करता है। ये पॉइंट एग्जांपल के फॉर्म में याद रखना। और स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज नथिंग बट थर्मोमेट्री। इस बात को अच्छे से याद रखो जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ये था अपना यहाँ पे बुक में जो लिखा हुआ है, इसी चीज को एग्जाम में लिख के आना, नहीं तो 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर एक भी पॉइंट कट किए, एक कॉमा भी कट हुआ तो 0 मार्क्स, बिकॉज ये लॉ है और ये दुनिया में एकदम नोन लॉ है, यानी सबको पता है ये, ठीक है। अगर आपको ये लॉ में थोड़ा सा लॉजिक नहीं समझ में आता है ना, मुझे भी लग रहा है कि ये लॉ में लॉजिक नहीं है, ठीक है, तो बिकॉज जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना कि अगर ए सी के इक्वल है और वही सेम ए बी के इक्वल है, तो जो ये बी रहेंगे और ये जो सी रहेंगे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बोल रहा है ना, ये जो यहाँ लिखा है वो वर्ड से मैच नहीं होता है। लेकिन अगर वही चीज को मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट if two bodies are each in thermal equilibrium, two bodies, ध्यान देना अच्छे से, if two bodies are each in thermal equilibrium, then with some third, ध्यान देना अच्छे से, two bodies are each in thermal equilibrium with some third body, then they are also in equilibrium with each other। तो हम कह सकते हैं कि जो वो थर्ड बॉडीज है वो भी क्या रहेगी? एक दूसरे के इक्वल रहेगी इन बिटवीन द थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी कि अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ जितने भी, अगर मान लो ए सी के इक्वल है और ए वही बी के इक्वल है, तो बी भी सी के इक्वल रहेगा। यानी कि ये तीन के तीनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएंगे, एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेंगे सारे के सारे। यानी कि सभी का टेम्परेचर इक्वल रहेगा। ए का टेम्परेचर भी 50 रहेगा, अगर मान लो 50 है तो इसका भी 50, इसका भी 50, सबका टेम्परेचर इक्वल रहेगा। जो भी टेम्परेचर रहेगा वो इक्वल टेम्परेचर रहेगा। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यही था जीरोथ लॉ, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन, बिकॉज अब आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, अब आप आंसर दे पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ पीस ऑफ आइस इज प्लेस्ड इन वाटर एट अ रूम टेम्परेचर। एक कोई भी पीस ऑफ आइस है और वो प्लेस हुआ किसी भी वाटर में, हमने रखा जो कि रूम टेम्परेचर में था। तो मान लो आइस का टेम्परेचर बहुत कोल्ड होता है, 0 डिग्री सेल्सियस मान लो, और आपने जिस भी उसको ग्लास में रखा है जो कि रूम टेम्परेचर में था, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था। The ice melt and water cools down. Why does their temperature changes? ऐसा क्यों हुआ? जब आप लोग किसी भी आइस को, मान लो यहाँ आपके सामने ऐसा कुछ चीज है, ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पे, और एक आइस को आपने रखा जिसका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और जिस वाटर में आपने रखा उसका 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, 30 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आइस मेल्ट क्यों होगा? अगर आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो ये मेल्ट होगा, बिकॉज 0 से अगर आइस को टेम्परेचर में, अगर आइस में टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेल्ट होगा ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ध्यान देना, टेम्परेचर यहाँ पे जो रूम का है ये हायर कॉन्सेंट्रेशन में है और आइस का टेम्परेचर लो कॉन्सेंट्रेशन में है। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स या हीट ट्रांसफर, यानी कि जो अपना थर्मल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, उसके हिसाब से हायर कॉन्सेंट्रेशन से हीट लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगी। यहाँ पे रूम का हायर कॉन्सेंट्रेशन है और आइस का लोअर कॉन्सेंट्रेशन है।
तो हीट हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसफर होगी। इसका मतलब क्या है कि जो ये आई से ये क्या करेगा, हीट को गेन करेगा फ्रॉम द रूम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये गेन करेगा टेम्परेचर को, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये मेल्ट हो जाएगा। तो यही रीजन था पहले क्वेश्चन के आंसर का। वीडियो को रिपीट करना, वापस से देखना, समझेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाटर बॉइल्स व्हाई डज इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब आप किसी भी टोप में या कहीं भी आप ऐसा सामान ले लो और उस पॉट में आपने वाटर भरा और वाटर को आप बॉईल कर रहे हो, तो जब वाटर बॉईल हो रहा है तो हम कंटिन्यूअसली फिर भी उसको हीट दे रहे हैं ना, तभी भी उसका हीट इंक्रीज नहीं होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, 100 डिग्री ही रहेगा। क्यों उसका टेम्परेचर और इंक्रीज नहीं होता है? तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो भी हम लोग जब बॉईल हो रहा है उस टाइम पे जो भी हम लोग हीट एनर्जी देते हैं, वो सारी की सारी हीट एनर्जी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको वेपोराइज करने में लग जाती है। सारी की सारी हीट एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल्स को वेपोराइज करने में लग जाती है, इसलिए वाटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज ही नहीं हो पाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आप पढ़ोगे समझ जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट पढ़ते हैं ना, थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन एन इन्फ्लेटेड बलून इज सडनली बस्ट, ठीक है, व्हाई इज द इमर्जिंग एयर स्लाइटली कूल्ड। मान लो आपने बलून में हवा भरी, तो वो जब आप उसको फोड़ोगे तो फोड़ने के बाद हल्का सा उसके अंदर से जो गैस निकलेगी वो क्या होगी, हल्का सा कूल्ड, ठंडी हवा निकलेगी। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो अब एक आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। मान लो ये यहाँ पे इसका आंसर है, पढ़ोगे समझ जाएगा, ध्यान देना अच्छे से। चलो ध्यान देना, एक आपके सामने बलून है, उसके अंदर जब आप एयर को भरोगे ना, एयर को, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। किसी भी अगर मॉलिक्यूल, किसी भी गैस को आप किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर पैक करते हो तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था थर्मल एक्सपांशन में कि जब किसी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो किसी गैस का, तो वो गैस मॉलिक्यूल एक्सपांड होते हैं, और जब वो गैस मॉलिक्यूल एक्सपांड होंगे तो ये अपना बलून बस्ट होगा, फूट जाएगा, और जो अंदर के मॉलिक्यूल रहेंगे रैंडम मोशन करेंगे बहुत मैक्सिमम स्पीड में। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो टेम्परेचर ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम स्पीड में सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, बलून के अंदर ही मूवमेंट करेंगे और अपने एरिया को एक्सपांड करते रहेंगे। समझा कि नहीं? इमेजिन करते रहो जो जो वर्ड्स को मैं बोलता हूँ। जैसे जैसे हीट दोगे, या हीटेड ऑलरेडी है मान लो मॉलिक्यूल, समझ लो ऐसा कि हीटेड है पहले से ही, तो जो बलून के अंदर गैसेस रहेगी वो एक्सपांड होगी बिकॉज टेम्परेचर ज्यादा है। तो एक्सपांड होने की वजह से जो स्पीड होगी मॉलिक्यूल्स में वो बहुत ज्यादा रहेगी। तो जैसे ही अब उसका बलून बस्ट होगा, ब्लास्ट होगा, फूटेगा, तो वैसे ही सारे के सारे जो यहाँ पे गैस था वो गैस फटाफट बाहर निकलेगी, और जो बाहर कूल टेम्परेचर है उस कूल टेम्परेचर को अपनी हीट को ट्रांसफर कर देगी। बिकॉज इस जो अंदर जो बलून से गैस आ रही है वो गैस का टेम्परेचर ज्यादा है और जो बाहर की गैस है उसका टेम्परेचर कम है। तो ये इंस्टेंटली 0.001 सेकेंड के फ्रैक्शन में ये होता है। इतने कम टेम्परेचर में यहाँ पे जो हायर टेम्परेचर वाली गैस थी जो बलून के अंदर भरी थी वो बाहर निकलते ही कन्वर्ट करेगी अपने आप को कूल करने के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। और इसी कन्वर्जन की वजह से जो गैस निकलती है हमें लगता है कि वो कूल्ड है। ठीक है, तो ऐसा आप करके देखना जरा एक बार। किसी भी मतलब आप लोग बलून के अंदर गैस भरो और फिर किसी के अंदर हल्का हल्का उस गैस को छोड़ो तो आपको कूल लगेगा। ये बात आप कर सकते हो घर में भी प्रैक्टिस। तो इसका यहाँ पे आंसर है, आप समझ सकते हो अच्छे से सारी चीजें। ओके, चलो, तो ये था आज अपना चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का। आई थिंक बहुत ही अच्छे से आपको समझा होगा। नहीं समझा होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। इस वीडियो को जितना हो सके सारे फ्रेंड्स में अपने शेयर कर दो, कहीं भी व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी चाहो हर जगह शेयर कर दो, सभी की हेल्प करो शेयर करके। और आप लोग यहाँ से कॉन्टेक्ट करके मुझसे नोट्स ले सकते हो, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करो। पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, उसके बाद वहां पे जाओ न्यू इंडियन एरा सर्च करो और वहां पे सीधा ज्वाइन हो जाओ, सारे नोट्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहीं भी कांटेक्ट करो, जहां भी कांटेक्ट करना है करो और नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।